हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 24 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 24 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनिट इंटीग्रल। इस चैप्टर में हमने जितने भी क्लासेस किए थे उसमें हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ निश्चित समाकलन के बारे में देखेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि निश्चित समाकलन होता क्या है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि फलन fx के निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन a to b fx विथ रेस्पेक्ट टू x से सूचित किया जाता है। ठीक है, fx के निश्चित समाकलन को कैसे सूचित करेंगे? तो इंटीग्रेशन a to b fx विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि fx का समाकलन a से b के बीच में x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ a और b क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहां a और b निश्चित समाकलन की क्रमशः निम्न सीमा और उच्च सीमा कहलाती है। निम्न सीमा और उच्च सीमा कहलाती है, यानी कि इसमें a को निम्न सीमा और b को उच्च सीमा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए किसी निश्चित समाकलन में जो हमें मान प्राप्त होता है, उसका समाकल निकालते हैं, उसका समाकलन जो ज्ञात करते हैं वो एक्चुअल में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, और उसको निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। यहाँ पर हम लोग निश्चित समाकलन ज्ञात करने की दो विधियां देखेंगे। पहले देखेंगे कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल as the limit of a sum, definite integral as the limit of a sum। और दूसरा क्या हो जाएगा? समाकलन गणित की आधारभूत प्रमेय। ये दो तरीका है हमें निश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये दो तरीका है, इन दोनों तरीके द्वारा ही हम लोग किसी फलन का निश्चित समाकल ज्ञात करेंगे। तो निश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, और आगे की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आगे देखेंगे समाकलन गणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ये होता क्या और इसके द्वारा कैसे हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन देख लेते हैं, ताकि हमारा अगला एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के आधार पर इससे हम आसानी से बना सके। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं योगफल की सीमा के रूप में कैसे हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे किसी निश्चित समाकलन का। चलिए देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं a to b fx। इसका हमें क्या निकालना है? योगफल के सीमा के रूप में इसका समाकलन ज्ञात करना है। यहां से हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे जिसके प्रयोग द्वारा हम लोग आगे प्रश्नावली में क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। ठीक है,
योगफल के रूप में, ठीक है, योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए मैं यहां मान लेता हूं कि fx जो ये फंक्शन है, फंक्शन fx अंतराल 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 a to b, बंद अंतराल a to b में एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब इसका मैं यहां पर आलेख बना देता हूं, ठीक है। आलेख द्वारा ही हम लोग यहाँ पे योगफल की सीमा का वाला सूत्र ज्ञात करेंगे। चलिए यहां पर मैं इसका आलेख बना लेता हूं, ठीक है। ये x हो जाएगा, यहां पर x डैश हो जाएगा, ये y ले लेता हूं और यहां मैं y डैश ले लेता हूं, ठीक है। मैं यहां इसका जो आलेख है कुछ इस प्रकार से ले लेता हूं। y बराबर fx जो फंक्शन है उसका आलेख हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। यह y बराबर fx का आलेख है, ठीक है। यहां इसके सामने मैं a लिख देता हूं और यहां पर मैं b ले लेता हूं। तो देख रहे हैं ना, यह जो फंक्शन देख रहे हैं fx, देखिए ये संतत है a to b में, बंद अंतराल a से b में ये संतत है, कहीं भी ब्रेक नहीं किया है। चलिए अब मैं यहां से डॉटेड लाइन से इसको यहां से मिला देता हूं और यहां भी मिला देता हूं, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए समझ गए। अब देखिए एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यह है कि a to b के बीच, अंतराल a to b के बीच इस fx द्वारा, इस फलन fx द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहां हमें किससे तात्पर्य है, क्षेत्रफल से तात्पर्य होता है। निश्चित समाकलन में अगर a to b फंक्शन fx का समाकलन दिया है, यानी कि fx फंक्शन द्वारा बंद अंतराल a से b में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल ही ये इसको निरूपित कर रहा है। यहाँ पे निश्चित समाकलन यह जो है किसको निरूपित कर रहा है, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए। चलिए अब देखो इसके बाद मैं क्या कर, मैं इस अंतराल को, जो अंतराल a to b है, इसमें n बराबर भागों में इसे बांटता हूं, ठीक है, और प्रत्येक भाग की लंबाई h ले लेता हूं। तो लिख देता हूं माना अंतराल क्या है, बंद अंतराल a to b n बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, n बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग की लंबाई h है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है, h है। चलिए इसको n बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है, h है। तो यहां पर अगर मैं पहला भाग लेता हूं तो यहां हो जाएगा a प्लस h, देख रहे हो ना, ये प्रत्येक भाग की लंबाई h है, तो ये a प्लस h हो जाएगा। फिर अगला भाग, ऐसे करके हम लोग n बराबर भागों में बांटे हैं, समझे ना, n बराबर भागों में बांटे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो दूसरा वाला यहां हो जाएगा a प्लस 2h, देख रहे हो ना, h बढ़ते जाएगा। यह वाला हो जाएगा a प्लस 3h, यह वाला हो जाएगा a प्लस 4h, यह वाला हो जाएगा a प्लस 5h। इसी तरह से बढ़ेगा ना जी, ऐसे ही चलते यहां वाला अंतिम वाला क्या हो जाएगा आपका, अंतिम वाला ये b किसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस nh के बराबर हो जाएगा, a प्लस nh के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस अगर बात करें इस अंतराल की लंबाई आपकी क्या है, तो अंतराल की लंबाई हो जाएगी, हाईएस्ट जो मान है उसमें से लोएस्ट वाले को घटा देंगे तो, यानी कि b माइनस a इसकी लंबाई है, b माइनस a क्या है, इसकी लंबाई। और यहाँ पे जब मैंने ये जो b माइनस a है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसको n बराबर भागों में बांटा है ना, n बराबर भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग की लंबाई मैंने h लिया है, ये h है, तो यहां से यहां टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, nh हो जाएगी ना।
प्रत्येक भाग की लंबाई h है और टोटल n भाग है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, nh हो जाएगी, यानी कि b माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, आपके nh के बराबर होगा। यानी हमें यहां से पता चला कि nh किसके बराबर है, b माइनस a के बराबर है। मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि ये जो भाग है, जो मैंने n भाग लिया उसको इंफिनिटी मान लेता हूं, यानी कि मैंने इंफिनिटी भाग कर दिए, बहुत ज्यादा भाग कर दिए, मैंने छोटे छोटे बहुत सारे भाग कर दिए। तो जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आपका h का वैल्यू 0 की तरफ जाने लगेगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें जब छोटे छोटे बहुत सारे मैंने भाग कर दिए ना, तो प्रत्येक भाग छोटा छोटा बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि h का मान 0 होते जाएगा, 0 के निकट होते जाएगा। जितना ज्यादा भाग करेंगे उतना ही h का मान क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो मैंने जब n का मान इंफिनिटी कर दिया, यानी कि इस b माइनस a को यहां से यहां तक को, ये जो लंबाई जो देख रहे हैं इसको मैंने इंफिनिटी भागों में बांट दिया, तो h का मान क्या हो जाएगा, एकदम 0 के नजदीक, यानी कि यहाँ छोटा h होगा, है ना। यहाँ पे a प्लस h आ जाएगा, यहाँ प्लस a प्लस 2h, a प्लस 3h, बहुत छोटा, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, n टेंड्स टू इंफिनिटी और n टेंड्स टू इंफिनिटी लेने की क्या जरूरत पड़ी। हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, आपका एक कर्व है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, कर्व है, ये आपका कर्व है। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, तो जहां तक आपको पता होना चाहिए, आप किसी कर्व क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखे हो क्लास 11 तक। तो मैं यहाँ क्या किया कि मैं छोटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये h जो है यहाँ पे a प्लस ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब जब मैं h का मान 0 के नजदीक कर दूंगा, बात को समझिए, जब मैं h का मान 0 के नजदीक कर दूंगा तो यहाँ पे छोटा सा एक पतला सा आयत बनेगा, ये वाला चीज मार्जिन खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, ये वाला मार्जिन खत्म हो जाएगा। यहाँ जो ये कर्व है, ये कर्व आपको नहीं दिखेगा। जब यहाँ पे एकदम सटा कर लाएंगे तो यहाँ पे एक पतला सा आयत बनेगा, तो ऊपर से ये जो मोटाई, आप जो ये कर्व देख रहे हो, ये कर्व आपको सीधा नजर आने लगेगा। ऐसे छोटे बहुत सारे आपके आयत इसमें बन जाएंगे जब n को मैं इंफिनिटी की तरफ ले जाऊंगा। तो समझे ना, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, है ना, थोड़ा बड़ा लिया हूं ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना होगा, n का मान इंफिनिटी की तरफ ले जाने से यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा आयत बनेगा, पतले बहुत से आयत बन जाएंगे। ये तो आयत नहीं ना दिख रहा है जी, यहाँ से कर्व है, ये वाला क्षेत्र अगर छोड़ा जाएगा तब आपका आयत होगा। लेकिन अगर मैं n का मान इंफिनिटी की तरफ ले लूं तो h टेंड्स टू 0 होगा और यहाँ छोटे पतले बहुत सारे आयत बन जाएंगे, इंफिनिटी बन जाएंगे, इंफिनिटी आयत बन जाएंगे। ठीक है, अब उन सभी आयतों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो यह निकल आएगा, है ना। अगर मैं इन सभी आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो हमारा समाकल ज्ञात हो जाएगा, हमारा निश्चित समाकलन ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो अब हमारा काम यही है कि ये सभी जितने भी इसमें आयत बनेंगे उन सबका क्षेत्रफल जोड़ना। ठीक है, इधर भी एक दो खींच लेते हैं, ठीक है ना, इन सभी का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद। ऐसे बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, तो जब यहाँ बहुत सारे आयत बन रहे हैं तो मुझे अगर इन सबकी लंबाई और चौड़ाई पता हो तो मैं क्षेत्रफल हर एक आयत का आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे हर एक की चौड़ाई h है, यहाँ भी h है, ये भी h है, ये भी h है, h है ना जी, हमने h लिया है ना जी, प्रत्येक भाग की लंबाई मैंने h लिया है, तो ये सभी h है, ये चौड़ाई कही है या लंबाई के लिए h है। अब बात करते हैं इसकी क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, a प्लस h है, a प्लस h है, यहां से यहां क्या है, a प्लस h है, और फंक्शन y बराबर fx है। तो यहाँ x के जगह अगर आप a प्लस h रखोगे तो इसकी लंबाई क्या निकल के आएगी, तो इसकी लंबाई इसकी लंबाई जो हो जाएगी f a प्लस h हो जाएगी, f a प्लस h हो जाएगी इसकी लंबाई। अच्छा, इसकी लंबाई तो यहाँ a प्लस 2h है, तो फंक्शन में रख देंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, f a प्लस 2h, इसकी लंबाई f a प्लस 3h, फिर इसका लंबाई क्या हो जाएगा, f a प्लस 4h। ऐसे ही ये लास्ट वाले की अगर बात करें, इसका लिख देते हैं f a प्लस nh, यही ना हो जाएगी। आप इसका भी निकाल सकते हैं, a रखना था तो आपका f a लिख सकते हैं। चलिए, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखिए क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है
a to b fx विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जितने भी आयत बन रहे हैं सबका क्षेत्रफल जोड़ना होगा। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहाँ ये लंबाई लेके चलता हूं। अब कहोगे कि सर ये क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो लास्ट वाला मुझे एक छोड़ना पड़ेगा, यह वाली लंबाई तक जाएगी। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो लास्ट वाला इंक्लूड कर देंगे। एच तो आपका 0 के निकटतम है ना जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इधर वाले भाग से लेते हैं, ये वाला लंबाई लेके चलते हैं, यह लंबाई लेके चलते हैं तो ये अंतिम तक जाएगा। ठीक है, अगर यह वाला लंबाई लेके चलते हैं तो अगले आयत के लिए यह लंबाई हो जाएगा, अगले आयत के लिए, उसी तरह अंतिम आयत के लिए इसके पहले वाला लेना होगा। तो उससे कोई गलत नहीं होगा, दोनों तरीका ठीक है। तो मैं लंबाई इसको लेके चलता हूं, ठीक है, इसको लंबाई लेके चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं पहले वाले आयत के लिए, क्या हो जाएगा h इंटू में एफ ए प्लस एच प्लस, इस पहले वाले का हो गया, अगले वाले में चलिए। तो ये चौड़ाई h है या लंबाई h मानिए, ये चौड़ाई मान लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। h इंटू में एफ ए प्लस 2h प्लस h इंटू में एफ ए प्लस 3h, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट कहां तक चले जाएगा, h इंटू में एफ ए प्लस एन एच तक, यही ना होगा जी। चलिए हर एक में h कॉमन कर लेते हैं। तो h कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ h कॉमन करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, कहां तक, एफ ए प्लस एन तक। तो इसका हमें सम निकालना होगा ना जी, सम निकालना होगा। और चूंकि हमारा h टेंड्स टू 0 है तो मुझे इसमें लिमिट भी लेना होगा। देखो लिमिट मैंने छोड़ दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए लिमिट इसलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ h टेंड्स टू 0 है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए मुझे इसमें लिमिट लगाना होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू में, देखो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं, या लिख सकता हूं सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f a प्लस में आर एच। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देख लीजिए अगर मैं यहाँ r का मान 1 रखता हूं तो a प्लस एच आ जाएगा, 2 रखता हूं तो a प्लस 2h f a प्लस 2h आ जाएगा, 3 रखता हूं तो a प्लस 3h f a प्लस 3h आ जाएगा। ऐसे ही n तक रखना है, एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सभी के सम को। यानी कि हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में इंटीग्रेट सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n एफ ए प्लस आर एच। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप एकदम याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको क्लास 11 में कुछ और फॉर्मूले बताए थे, उनको भी याद रखना होगा। 11th वाले फॉर्मूले भी आपको बता देता हूं। मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, हम लोग इसके रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे n इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, दूसरा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और इसे रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे मैं r लिख सकता था ना, सॉरी मैं यहाँ r लिख देता हूं, यहाँ r स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6। ठीक है, देख लीजिए r की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, कहां तक रखना है, n तक रखना है। चलिए उसी तरह से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस प्लस डॉट डॉट कहां तक, n के क्यूब तक। तो इसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r का क्यूब। तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का पावर होल स्क्वायर कर देंगे, ना करते हैं, पावर 2 रहेगा। चलिए अगर मान लीजिए कोई समान संख्या या समान अचर, जैसे मान लो a n टाइम्स है, ये n टाइम्स दिए हैं और इनका सम निकालना है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहां लिख देते हैं
ए, तो इसका हो जाएगा एन ए, यानी कि ए कितना टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो इसका सम हो जाएगा एन ए। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और साथ ही साथ मैंने जो आपकी योग के सीमा के रूप में जो समाकलन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, तो आपका अगला एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो यही चारों फॉर्मूले आप याद रखोगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।